नमस्कार। सिटी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम जीएसटी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राघवेंद्र सिंह, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और इस वक्त सेल टैक्स कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश शासन के। 1997 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। शहडोल, दमोह, सीहोर और इंदौर के कलेक्टर रह चुके हैं। बेहद सुलझे हुए, दबंग और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी की छवि रखते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपकी बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीएसटी का बहुत शोर है, बहुत चर्चा है और ये बात भी सही है कि 1 जुलाई से उसको लागू होना है। आधी रात से 2 बड़े घटनाक्रम, 1947 में देश आज़ाद हुआ। वैसे बहुत सारे करों से मुक्ति मिलने जा रही है देश के नागरिकों को, देश के व्यापारियों को आधी रात 30 जून को। इस आपाधापी में आप सिटी न्यूज़ में पधारे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मुझे भी खुशी है सिटी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आम आदमी के लिए समझना चाहूँगा कि जीएसटी है क्या। मैं सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक क्षण जो 1 जुलाई को आने जा रहा है उससे जुड़े हुए कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। आम आदमी के नज़रिए से जब मैं जीएसटी को देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जो अप्रत्यक्ष करों की जो दशा जो पूरे देश भर में थी, जिसमें कि अलग अलग राज्य, उनके अलग अलग कर और फिर उसके बाद से केंद्र सरकार के अलग अलग कर, तो अप्रत्यक्ष कर इतनी सारी संख्या में थे, दर्जनों संख्या में, 50 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर अलग अलग राज्यों के करों को अगर मैं मिला दूं तो उन सबको सरलीकृत करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से, माल और सेवा कर के नाम से लगाया जाएगा। और इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आम आदमी के नज़रिए से मैं कहना चाहूँगा कि इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो टैक्सेशन होगा उसकी दर देखेंगे कि कमोबेश उसमें कमी आएगी और कमी आने की वजह से जो आम उपभोक्ता को जो वस्तुएं प्राप्त होंगी वो निश्चित रूप से पहले की तुलना में सस्ती प्राप्त होंगी। मतलब महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा और विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रही है कि जो आम कंज्यूमर के हित की चीज़ें हैं, जो गरीब आदमी के उपयोग की चीज़ें हैं, उन सबको ऐसी कोशिश की जाए जिससे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि करीब करीब 300 गुड्स और सर्विसेज उसकी पार्ट होती हैं, तो उससे जुड़ा हुआ जो इन्फ्लेशन है उसकी रेट कम हो और बाकी भी जो वस्तुएं हैं उनके दरों का जब निर्धारण किया गया तो इस बात के प्रयास किए गए कि आज के जो टैक्स का कंबाइंड इंसिडेंस जो उसके ऊपर था, जो वैट, एंट्री टैक्स, सीएसटी और सेंट्रल एक्साइज मिलाकर जो उसके ऊपर टैक्सेशन आयद होता था उससे कम रहे। कोशिश हमारी ये नहीं है कि हम कर की दरों को बढ़ाकर अपना राजस्व की प्राप्ति करें। कोशिश हमारी ये है कि हम करों के सिस्टम को ऐसा सुधारें और कोशिश ऐसी करें कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो ग्रोथ हो जाए, जीडीपी की ग्रोथ रेट की उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2% तक की वृद्धि जीएसटी लागू होने के बाद होगी और हमारी कर की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो और कर के अपवंचन के जो कारण है, जो प्रयास है, उनमें कमी कहा जा रहा है कि और ये आशंका कई अर्थशास्त्री व्यक्त कर चुके हैं कि इससे जीडीपी में कमी आएगी। मैं खंडन करना चाहूँगा इस तरह की बातों का और आपको विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी तरफ से आप इसका आकलन करेंगे, ये व्यवस्था को ज़्यादा मॉडर्न करेगी, व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट करेगी, कर के जो अलग अलग तरह के विधान प्रावधान हैं उनको ख़त्म करके कर के प्रावधानों को सिंपल करेगी। इसमें आप देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के से जुड़े हुए जो विषय हैं वो बहुत आसान होंगे और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं और आप दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम देखेंगे कि भविष्य में जब कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग जो कि अभी और बेहतर होने के जिसमें चांसेस हैं, आप देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग में जबरदस्त 6.5 है। हम उम्मीद करें कि जीएसटी जब लागू हो जाएगा तो 2 साल बाद ये हमारी बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ये 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर में ये कहीं न कहीं पे 8% की दर के आसपास पहुँचेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारी जीडीपी 8 से ऊपर जाए। बिल्कुल जाएगी साहब। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग में बहुत ज़बरदस्त सुधार आएगा क्योंकि अप्रत्यक्ष करों की सुधार की दिशा में ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़े प्रयास के रूप में है। और आपको बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब इंडिया की रैंकिंग सुधरेगी तो उसका बेनिफिट इंडिया को ये होगा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया जो है एक बहुत अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाएगा। लोगों को लगेगा कि इंडिया की कर प्रणाली में सरलता आई है, इंडिया बिज़नेस करने के लिए मुफीद जगह है, इंडिया की रैंकिंग बेहतर है, जो जितने भी रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं वो सब इस पूरे वर्ल्ड की निगाह इस समय इंडिया के ऊपर है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निवेश के माध्यम से भी
जीडीपी की ग्रोथ के और जब माध्यम निवेश से होगा तो नेचुरली लोगों को रोजगार निश्चित मिलेगा रूप से, और निश्चित रूप से बहुत चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और निश्चित रूप से जब निवेश आता पर है। सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक सवाल मेरे जहन में है कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी वस्तुएं जो है वो अभी टैक्स मुक्त हैं, कर मुक्त हैं। आटा है, दाल है, गेहूं है, इस तरह की चीज़ों पे कर नहीं लगता मध्य प्रदेश में। अब जीडीपी आने के बाद क्या स्थिति रहेगी? जीएसटी, क्या इन पे वापस कर लगने लग जाएगा? जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के बाद जो सामान्य जन के उपयोग की चीज़ें हैं वो सस्ती, जैसे जो टैक्स फ्री वस्तुएं हैं वो टैक्स फ्री रहेंगी। मैं आपकी जानकारी में ले आना चाहूँगा कि जो टैक्स के रेट जब निर्धारित हुए हैं तो उस समय कोशिश ये की गई है कि पूरे भारत भर में जो वैट के, एंट्री टैक्स के प्रावधान जहाँ जहाँ राज्यों में थे उनके सबके वेटेड एवरेज लिए गए। साथ में सेंट्रल एक्साइज के टैक्स के रेट क्या थे उनको कंबाइन करके और कोशिश की गई कि किसी वस्तु के ऊपर अगर 3% से कर कम की अगर दशा है तो उसको 0% वाले स्लैब में रखा जाए। किसी पे अगर 5% के आसपास करीब 3-4% से लेके अगर 7-8% तक है तो उसको 5% वाले स्लैब में रखा जाए। और इसी तरह से 7-8% से अगर 14-15% के बीच में तो 12% के स्लैब के रूप में रखा जाए। और आगे 18 और 28 में भी। और कुछ वस्तुएं जो ऐसी जो काफ़ी महंगी वस्तुएं हैं जो कि लग्जरी आइटम्स कहलाती हैं या सिंग गुड्स हैं जो कि कायदे से जिनका सेवन नहीं करना, इन पर तो शायद 28% इनके ऊपर 28% से ऊपर भी सेस लगाया गया है। तो प्रयास ये किए जा रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू की न्यूट्रलिटी रहे। जितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाएं अगर तो करीब 18 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स का कलेक्शन है दोनों का मिलाकर। कोशिश है कि हम इसके आसपास कहीं रहें और प्रयास ये किए गए हैं कि कर की दरें या तो पहले से मुफीद हो, पहले से कम हो या कम से कम जहाँ पे अभी हैं उसके आसपास रहें। कर चोरी एक बहुत बड़ी समस्या रही है और सेल डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट सारे इस बात पर फोकस भी करते थे कर चोरी को रोके, लेकिन फिर भी तू डाल में पात व्यापारी और अधिकारियों के बीच में ये खेल चलता ही रहता है। क्या जीएसटी आने के बाद, आम आदमी के नाते मैं जानना चाहता हूँ, क्या जीएसटी आने के बाद कर चोरी को आप रोक पाएंगे? जीएसटी की व्यवस्था जैसे मैंने बताया कि जीएसटी नेटवर्क के ऊपर आधारित है और बहुत ही अच्छे सिस्टम के रूप में है। और कोशिश ये की गई है कि जितने भी इस तरह के जो प्रयास हों उनके ऊपर रुकावट हो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम इतना मॉडर्न रहेगा कि जिसकी वजह से जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के टैक्सेस को लेके और जिसमें इंट्रा स्टेट में कहीं 14-15% वैट की दरें रहती थी और इंटर स्टेट में कहीं 2% रहती थी। तो कई बार इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं दिखती थी कि लोग कहते थे कि नहीं साहब मैं तो इसको इंटर स्टेट सेल कर रहा हूं, बताते थे और पता चला कि वो हमारे मध्य प्रदेश में ही उसकी बिक्री हो गई। तो जो इस तरह की कर अपवंचन की संभावनाओं के जहाँ पे चांसेस थे वो संभावनाएं प्रतीक जी इसकी वजह से इस जीएसटी लागू होने के बाद एकदम शून्य हो गई हैं। कारण इसका ये है, यही दर्द तो नहीं है व्यापारी को, इसलिए शायद वो विरोध कर रहा है। मैं किसी विषय पर वैसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आईजीएसटी के प्रावधान आएंगे वो आईजीएसटी के प्रावधान इस तरह से हैं कि आईजीएसटी की दर वही की वही होगी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर होगी। तो अगर किसी वस्तु को आप मध्य प्रदेश में सेल करें और उसके ऊपर 18% की दर है तो 9% उसके ऊपर सीजीएसटी और 9% ही एसजीएसटी लगेगी, कुल 18%। अगर उस वस्तु का मध्य प्रदेश से बाहर अगर आप सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आईजीएसटी की दर वो भी 18% ही रहेगी। तो जो कर के अपवंचन के इस तरह के कारण बनते थे कि हमने दिखाया इंट्रा स्टेट कर, हमने दिया दिखाया तो हमने इंट्रा स्टेट पर कर दिया हमने इंटर स्टेट, दूसरे प्रदेश के बाहर कर दिया, या इसके उलट भी जो संभावनाएं बनती थी। तो इन सब प्रयासों से इसमें मुक्ति मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे भारत का एक नेटवर्क जीएसटी नेटवर्क होगा। उस नेटवर्क के ऊपर हम सभी राज्य अब आपस में एक दूसरे से, हम यूँ कहें कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं। तो हमारी जो सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, और कोई टैक्स पेयर अगर किसी दूसरे स्टेट का भी है तो उसके बारे में अगर कोई ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कर अपवंचन से जुड़ी हो और कुछ हो तो वो ये हमें रियल टाइम पे मिल सकेगी। जिस तरह से टेररिज्म के खिलाफ एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, निश्चित ये कर चोरी भी एक तरह का टेररिज्म है। सूचनाएं आपस में फ्लो होने लगेंगी और सूचनाएं जैसे मैं कहूँगा कि बिलियंस ऑफ कर चोरी भी राष्ट्र के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। क्या उसको रोकने की दिशा में का दायित्व जिसके ऊपर हो उसको कर का निश्चित रूप से भुगतान करना चाहिए। और इस जो व्यवस्था, जो नेटवर्क की व्यवस्था है, ये व्यवस्था ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है,
ह्यूमन इंटरफेस इसमें इसको डेस्टिनेशन टैक्स कहा जा रहा है। जी जी, जहाँ पे कंज्यूम होगा, जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे कंज्यूम होगा उसको तो वहाँ पे टैक्स जाएगा। तो बनाने वाला जो है, जो मान लीजिए कि गुड़गांव में मारुति कार बनती है तो उनको लाभ नहीं होगा और लाभ जो है मध्य प्रदेश को होगा, तो वो बनाने वाले का मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पहले जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था वो ऐसे लगता था कि जो उत्पादन जहाँ पे होता था वहाँ से जब दूसरे स्टेट को जब सप्लाई होती थी तो उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स की दर इंटर स्टेट टैक्सेशन के हिसाब से लग जाती थी। लेकिन ये टैक्स डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड है। जिस जगह पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे जब सप्लाई होती है तो अगर गुड़गांव से यहाँ की सप्लाई हो रही तो IGST लग के आएगा, और जो यहाँ का डीलर जब उसको आगे बढ़ाएगा तो उस जो IGST उसने पे किया हुआ रहेगा उसका वो अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेगा। तो अब आप देखेंगे कि जहाँ पे चीज़ें कंज्यूम हो रही, जहाँ पे चीज़ों का उपभोग हो रहा है वहाँ पे टैक्स जाएगा। ये ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा पहले से बेहतर सिस्टम है। और सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उसके जो 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास की जो पूरे देश भर की टैक्स कलेक्शन अभी हो रहा है पिछले वर्ष तक, और इस साल भी अभी 3 महीने इसमें होने हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा प्रतीक जी कि उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट कहीं नहीं मिल पाता था। तो वो एक तरह का एम्बेडेड टैक्स के रूप में वस्तुओं के मूल्य वृद्धि का एक कारण बनता था। वो 50-60 हज़ार करोड़ का ऐसा टैक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में लगता था, उस टैक्स की कहीं पे भी क्रेडिट नहीं मिलती थी। क्या मध्य प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा इसके बाद? मैं ये समझूंगा कि 50-60 हज़ार करोड़ का टैक्सेशन, ऐसा टैक्सेशन जिसका कि रिफ्लेक्शन वस्तुओं के मूल्यों के रूप में आता था, अब उसका जब क्रेडिट मिलने लगेगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, वस्तुओं के मूल्यों में कमी है। क्या मध्य प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा? मैं इसके बारे में जो अभी हम लोगों ने प्रारंभिक अनुमान किए हैं उसके हिसाब से, चूँकि सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो सिस्टम था उससे डिफरेंट सिस्टम GST में है, इंट्री टैक्स इसी में मर्ज हो रही है, तो मैं आपको केवल ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, चूँकि हमारे जो सर्विस टैक्स की कलेक्शन करीब 2015-16 में 2000 करोड़ के आसपास की है, वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बढ़ के ये 2 गुना 2.5 गुना भी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी 3000 करोड़ तक हो जाएगी। ऐसी जो कंजम्पशन जो सर्विसेज की होती थी, जो कि जिसके टैक्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां या बैंकिंग कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, ये सारे लोग जो हैं वो टैक्सेशन अपने हेड ऑफिसेस के थ्रू कहीं बॉम्बे से, कहीं दिल्ली से, कहीं दूसरी जगहों से ये अपने टैक्सेस भर देते थे। पर अब चूंकि ये डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम है तो वो सर्विस टैक्स की वो टैक्स भी हमारे यहाँ आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ज़्यादा सर्विस टैक्स के टैक्स पेयर्स हमारे सिस्टम में आएंगे, और मुझे इस पे ये कहने में पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को इससे फ़ायदा होना है। क्या आपका विभाग तैयार है? 30 तारीख की रात से बिल्कुल तैयार है? क्या सारे कंप्यूटर, सारे सिस्टम तैयार हो चुके हैं? हमारी पूरी तैयारी है, और लगातार हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशालाएँ हो सकें हम करें। पूरे प्रदेश भर में कार्यशालाओं की हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलके 300 से ज़्यादा कार्यशालाएँ हम लोगों ने की हैं। और अगर आप पता करेंगे, आपके अपने सोर्सेज से भी मालूम करेंगे, तो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे से कस्बों तक हम लोग पहुँचे हैं, जो तहसील प्लेसेज हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, ब्लॉक लेवल तक पहुँचे हैं, नगर पंचायत नगर पालिका लेवल तक। पर आपके विभाग के कर्मचारियों में भी कहीं इसकी जटिलता को लेकर कन्फ्यूज़न है? मैं प्रतीक जी इसके बारे में एक कहना चाहूँगा कि विभाग के कर्मचारियों को बार बार प्रशिक्षण दिया गया है, रिफ्रेशर कोर्सेज और निरंतर होते रहेंगे। नए जो रूल्स वगैरह बन रहे हैं उनके बारे में लगातार हम लोग समझाइश उनको दे रहे हैं। पर एक चीज़ आखिरी में ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर समझना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सर, ये जो आपके डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स कह रहे हैं कि GST के बाद उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, और उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है मेमोरेंडम, क्या ये कन्फ्यूजन क्या है? क्या सेल टैक्स ऑफिसर्स? कोई ऐसा ज्ञापन नहीं है कि जिसमें किसी ने ये कहा हो, हमारे विभाग के लोगों ने, विक्रय अधिकारी संघ जो है वो इस पर लेकर आपत्ति कर रहा है। लोगों ने कहीं ये कहा हो कि हमारी GST में कोई भूमिका। GST की भूमिका के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो टैक्स पेयर्स का डिवीज़न होना है उसमें ये कोशिश की गई है कि एक टैक्स पेयर को दोनों जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के चूँकि एक साथ अधिकार मर्ज होके और एक साथ उनको काम करना है, कोशिश ये की गई कि एक टैक्स पेयर को एक से ज़्यादा कर प्रशासनिक दायित्वों के बीच में न रहना पड़े। इसके लिए कोशिश ये की गई कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के 90% व्यवसायी स्टेट गवर्नमेंट के साथ
और 10% व्यवसायी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। 1.5 करोड़ से ऊपर 50% व्यवसायी रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50% ही रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो कोशिश ये की गई है कि कर का प्रशासन ऐसा हो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के समक्ष ऐसी स्थिति ना हो कि किसी एक टैक्स पेयर को दोनों जगह जाना पड़े। आपके अधिकारियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं हो रही है? किसी के अधिकार में, मैं कहूँगा कि किसी के अधिकार में कटौती नहीं हो रही है। और मैं बार बार अधिकारों की बात पे मुझे बल्कि मैं कहूँगा कि इस बात पे मुझे ये कहना है कि ये एक जिम्मेदारी है प्रतीक जी। इसे बार बार हम कहेंगे कि हमारा अधिकारी ये जिम्मेदारी है। भारत एक बड़े राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इतने महानतम जो कर सुधारों की दिशा में ये जो और वो सिस्टम जो है कंप्यूटर का सिस्टम, ये अपग्रेडेशन और जो हर बार लागू करना है, महीने में 3 बार जमा कराना है, तो ये सब के लिए सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। जीएसटी का नेटवर्क अपने आप में अनूठा नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा सिस्टम मेरे ख्याल से कभी ट्राई नहीं किया गया होगा। 80 लाख के करीब अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं। हम लोगों ने करीब 2300 लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षण, हमारे विभाग के अधिकारियों को हम लोगों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिलाई है। और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही मॉडर्न और एक सॉफ्टवेयर एकदम से अपडेटेड, ये सारी इसकी तैयारियां हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक जो प्रश्न आपने बीच में बोला कि 3 रिटर्न, उसको मैं खारिज करता हूँ। उस प्रश्न में ये केवल उसके जवाब में कहना चाहूँगा कि रिटर्न तो एक ही है। उस रिटर्न में आपको अपनी सप्लाई बतानी है जो GST-R1 में पर रिफ्लेक्ट होगी, और वहाँ से जैसे ही सप्लाई बताएंगे तो GST-R2 स्वयं जनरेट होना है, उसको ऑटो जनरेट होना, ऑटो पॉपुलेट होना है। उसको केवल आपको ये टिक करना है कि ये सही है। इसके बाद से जब वो सही टिकिंग करेंगे तो पता चला कि आगे आपका GST-R3 जो है वो अपने आप बनना है, जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी को बताएगा कि ये आपका इतना इस पर टैक्स की लायबिलिटी थी, ये आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट था, और माइनस करके ये फाइनली आपको टैक्स जमा करना है। तो मैं कहूँगा रिटर्न एक ही है। और दूसरा जो विषय इसमें कहना चाहूँगा कि आज की डेट में भी आपको अगर कोई व्यवसायी ऐसा हो, उसे वैट का रिटर्न भी भरना पड़ता था, CST का रिटर्न भरना पड़ता था, एंट्री टैक्स का अलग रिटर्न मध्य प्रदेश में भरना पड़ता था, सेंट्रल एक्साइज में अगर काम कर रहा हो सेंट्रल एक्साइज का रिटर्न भरना पड़ता था, अगर उसकी कहीं सर्विस सेक्टर में काम था तो सर्विस टैक्स की भरना पड़ता था, और मध्य प्रदेश में लग्जरी इंटरटेनमेंट का टैक्स था उसके भी रिटर्न भरने पड़ते थे। तो अलग अलग प्रावधान, अलग अलग विधानों में, सब में अलग अलग तरह के रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे। तो उन सब की जगह पे एक GST का रिटर्न, और ये रिटर्न बहुत सिंपल है। इसके GST नेटवर्क के द्वारा सॉफ्टवेयर जो कि ऑफलाइन और उसको फिर ऑनलाइन करने के, तो इस सारी व्यवस्थाएं सरकार की सर मेरी एक बहुत सामान्य जिज्ञासा है, और ये मेरे दर्शकों की भी जिज्ञासा हो सकती है। आप बहुत सीनियर IAS ऑफिसर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछूँ। आप मध्य प्रदेश के सेल टैक्स ऑफिस कमिश्नर हैं, इतना सब अच्छा है, आपने बहुत सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, और मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी सब बढ़िया होने जा रहा है। हमारी GDP बढ़ने वाली है, महंगाई कम होने वाली है, रेवेन्यू बढ़ने वाला है, विकास और रोजगार निवेश सब पक्षों पर आपने डाला। मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे वकील हैं GST के। मगर सर इसके बावजूद देश भर का व्यापारी इसका विरोध क्यों कर रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको समझने समझाने का, जैसा मैंने बताया 300 से ज़्यादा कार्यशालाएँ हम लोगों ने की हैं। लोग धीरे धीरे जब इसको समझना शुरू करेंगे तो बहुत अप्रिशिएट, कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारे विषय क्लियर किए, तो आपके मीडिया का भी इसमें हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि समर्थन है, और इनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो क्लैरिटी आएगी, और धीरे धीरे लोग इसको बहुत अप्रिशिएट। कॉमर्शियल मिनिस्टर जयंत मलैया जब इंदौर आए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपके सामने व्यापारियों ने पहले वो हड़ताल पे जाने वाले थे, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा, मंत्री जी को भेजा, आपने भी समझाने की कोशिश की, मंत्री जी ने भी की, हड़ताल टल गई थी, ये सोच कर कि आप काउंसलिंग के सामने कुछ काम रखेंगे। लेकिन व्यापारियों का अभी भी कहना है कि शायद उनकी बातें नहीं मानी। हम लोगों ने, माननीय मंत्री महोदय ने और हम लोगों ने जो भी प्रयास, अरुण जेटली साहब के सामने जो भी प्रयास थे, हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किए हैं। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगातार लोगों को समझा रहे हैं, और धीरे धीरे मैं जानना चाह रहा हूँ केंद्रीय वित्त मंत्री जी का क्या कहना है? मैं चूँकि वहाँ की बात है आपको यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विचार हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, हम लोग लगातार उनको सभी को समझाइश इसकी दे रहे हैं, और धीरे धीरे करके लोग इसको समझ रहे हैं, अप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि GST काउंसिल एक डायनेमिक संस्था है, और एक बार 1 जुलाई से लागू होने के बाद छोटी छोटी जैसे कोई नया विषय चूँकि ये आ रहा है, उसमें अगर किसी तरह की छोटी परेशानियाँ होंगी, सब 24 घंटे हम लोग अलर्ट हैं,
24 घंटे हम सबके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी विषय आएगा हम निश्चित रूप से अलग अलग फोरम पे जहां बात हमें पर व्यापारी का ये कहना है कि हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, मुझे हम दिन भर धंधा कब करेंगे, हम तो बस भरते ही रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि सिस्टम चूंकि फुली ऑटोमेटेड, आपको अपने जो सप्लाई की डिटेल्स देंगे उसके बाद से सिस्टम रोज का बनना पड़ेगा, डे टू डे क्या हुआ है जरूरी नहीं। आप अपनी एक आपको रिटर्न दाखिल करना है। बाकी अगर किसी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, वो रोज़ अपने सप्लाई के B2B अगर उसकी सप्लाई है, उसके डिटेल्स, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी होंगी कि जिन्हें इतने सारे डेटा भरने होंगे, तो वो लोग अपना भरते रहेंगे। छोटे व्यापारियों को लग रहा है कि उनको भी एक चार्टर्ड अकाउंट लगना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों के बारे में प्रतीक जी एक चीज़, मैं एक आंकड़ा आपको जरूर देना चाहूँगा कि छोटे व्यापारियों के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर चाहें तो 75 लाख की सीमा तक कंपोजिशन डीलर बन सकते हैं। 75 लाख तक टर्नओवर वाले मध्य प्रदेश में व्यापारियों की संख्या, जो मैंने अभी आंकड़े निकलवाए, 1,65,000, 3,20,000 में से, इसमें से 1,43,000 ऐसे हमारे व्यापारी बंधु हैं कि जिन्होंने प्रदेश के बाहर न तो माल भेजा न प्रदेश के बाहर से मंगाया है। तो अगर हम चाहें तो 1,25,000 हमारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि कंपोजिशन डीलर के रूप में जा सकते हैं। वो ट्रेडर भी हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री भी हो सकते हैं, वो रेस्टोरेंट ओनर्स भी हो सकते हैं। तो हम अगर 75 लाख वाले उसमें जाएंगे कंपोजिशन डीलर की श्रेणी में, तो हमें 3 महीने में एक रिटर्न भरना पड़ेगा और उसमें हमें केवल अपना हिसाब किताब टर्नओवर का देना है। उसके ऊपर 1% की दर से, 3% की दर से और 5% की दर से ट्रेडर को, इंडस्ट्री को और रेस्टोरेंट को अपने टैक्स देने हैं और निश्चिंत होकर रहिए। वो 1,20,000 GST में नहीं आएंगे? नहीं, वो GST के परव्यू में रहेंगे और वो कंपोजिशन डीलर कहलाएंगे। तो उन्हें मंथली रिटर्न से अपने को मुक्ति। पर व्यापारी को डर लग रहा है कि अब तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि जब व्यापार करके जेल जाना है तो बिना व्यापार करके जेल चले जाए। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, और ये गलत अवधारणा और भ्रम की बातें हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि GST में ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें किसी छोटे छोटे व्यापारी या किसी को परेशान होने की जरूरत है। मैं आपको एक आंकड़ा यहाँ भी रखना चाहूँगा, जेल जाने का डर वो बता रहे हैं। एक आंकड़ा यहाँ पे रखना चाहूँगा कि 5 करोड़ से ऊपर तक की टैक्स लायबिलिटी पर नॉन अवेलेबल केस के होने की बात है GST के प्रावधानों में। और 5 करोड़ से ऊपर तक की टैक्स लायबिलिटी होने के लिए किसी भी व्यक्ति का टैक्स का अगर उसके 5 करोड़ के आसपास का अगर होना है टैक्स उसके ऊपर, तो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करीब करीब जरूरी होगा। और 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले मध्य प्रदेश में 730 के करीब लोग हैं। और 730 अगर 3,20,000 में अगर मैं काउंट करूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा केवल 0.25% लोग ऐसे होंगे। 99.75% लोगों, 99.75% लोगों को इससे मतलब ही नहीं। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जो 5 करोड़ का कर अपॉन्चन की बात करें। जिसने कर अपॉन्चन किया है, 5 करोड़ का कर की अपॉन्चन किया है, उसको तो हमारे देश का टैक्स है। और फिर मैंने ये बात सबके सम्मुख भी कही कि कहीं अगर सरकार के प्रावधानों के विपरीत जाके या सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी या कुछ भी करता है और उसकी 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी है, तो हमारे लिए तो IPC के प्रावधान भी अभी भी उपलब्ध है प्रतीक जी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 99.75% लोगों की जो जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, कुछ लोग भड़का रहे हैं GST के खिलाफ। मैं उन सब विषयों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं आपके सामने अपना पक्ष रख रहा हूँ। पर ये व्यापारियों में जो एक भय बना हुआ है, मैंने ये बात सबके सामने दूर करना है, तो आपकी मैंने ये बात सबके सामने कही है कि जब 99.75% लोगों को नॉन अवेलेबल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो क्यों परेशान है। और फिर अगर किसी ने 5 करोड़ का टैक्स कर का अपॉन्चन किया है, फिर हम उसके लिए क्यों परेशान होंगे। अगर उसने शासन का टैक्स अपने पास कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके अपने पास रख लिया और जमा नहीं करा रहे हैं, हमें ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति क्यों। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश या पूरे देश में कई गांव ऐसे हैं जब बिजली ठीक से नहीं रहती है। मध्य प्रदेश में तो ठीक है, बिजली की स्थिति फिर भी ठीक है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जब बिजली ठीक से नहीं रहती है, सर्वर डाउन रहते हैं, कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं है, नया जो छोटा व्यापारी है वो कम पढ़ा लिखा है, वो कंप्यूटर नहीं जानता है, वो सब कैसे इस सब से तालमेल बिठाए पाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ये सब के सब हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं और 365 दिन खुले हुए हैं। और जिनकी बात आप कह रहे हैं, तो 20 लाख तक के टर्नओवर तक किसी को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जिन छोटे गांव की बात करें, मुझे एक आध गांव का नाम बता दें जहां 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर का हो, तो मैं उस बात को और स्पष्ट कर दूं। गांवों में निमाड़ के गांवों में से कॉटन की व्यापारी है, वो बहुत छोटे-छोटे गांव है, लेकिन बड़े व्यापारी कॉटन 20 लाख से कम के टर्नओवर पे उनको लेने की जरूरत ही नहीं। और अगर आसपास के उनके जो केंद्र होंगे, जो हमारे सर्कल्स होंगे, वहाँ पे हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन उसकी
सॉफ्टवेयर भी जीएसटी नेटवर्क बना के देगी, और कंपोजिशन डीलर की आपको स्कीम मैंने बताई कि अगर 75 लाख की है, सारी सुविधाओं का उपयोग कर हम 24 घंटे खड़े हैं उनके लिए। आपका डिपार्टमेंट व्यापारियों को पूरी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, गाइडेंस देगा। बिल्कुल तैयार है, कर रहे हैं और करेंगे। फिर आपने ये जानने की कोशिश तो की होगी कि असंतोष क्यों है? लगातार समझा रहे हैं हम लोग और लगातार कार्यशालाएं, क्योंकि उसी दिन 30 तारीख से मध्य प्रदेश के व्यापारी हड़ताल पे जा रहे हैं। लगातार कार्यशालाएं कर रहे हैं, लगातार विषय को समझा रहे हैं और बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इस सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो व्यापारियों ने घोषणा की है कि 30 जून की रात से ही वो हड़ताल पे चले आएंगे, आप अगर उनको कोई संदेश देना चाहते हैं, उनको कोई समझाना चाहते हैं? कहना चाहूँगा कि जीएसटी का कानून एक हिस्टोरिक डे है हमारे लिए, 1 जुलाई का दिन, और जीएसटी का कानून सरल और सहज प्रक्रिया है। उसके प्रावधानों को धीरे धीरे करके लोग पढ़ना समझना, और हमारी कार्यशालाओं में अगर लोग भाग लेते हैं, हम लोगों से आके पूछते समझते हैं, और जैसा मैंने अभी आपके सामने बताया कि 20 लाख तक के टर्नओवर पे किसी को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, 75 लाख के टर्नओवर पे कंपोजिशन डीलर की व्यवस्था है। रिटर्न के बारे में मैंने बताया कि ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम है जीएसटीआर 2 और 3 के बारे में। आपको मैंने जो आपने इसके जो पेनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया उसको भी मैंने बताया। बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे विभाग के द्वारा और केंद्र सरकार के जो सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट, हम दोनों विभाग कंधे से कंधा मिलाकर हर किसी को सहयोग करने को तैयार हैं। आइए, देश के इस महानतम अप्रत्यक्ष करों के सुधार की दिशा में जो कदम उठाया जा रहा है, आइए हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रह के नए युग में प्रवेश करें। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी आपका। आप देख रहे थे, सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सेलटेक्स कमिश्नर राघवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि ना तो डरने की ज़रूरत है, ना भ्रम में रहने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, उनकी लंबी टीम व्यापारियों की मदद के लिए खड़ी हुई है। व्यापारियों को चाहिए कि वो अपनी समस्याओं को, अपने भ्रम को लेकर सेलटेक्स डिपार्टमेंट के पास जाए, जैसे कि राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद व्यापारियों में कहीं नाराज़गी है, कहीं असंतोष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राघवेंद्र सिंह साहब ने कहा कि अब कर अपवंचन नहीं हो पाएगा, कर चोरी नहीं हो पाएगी, तो शायद यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आपको हमारी शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।